कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिक्स के बारे में। और बायोस्टैटिक्स में भी क्या पढ़ेंगे, बारंबारता वितरण पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। बारंबारता वितरण क्या होता है और बारंबारता सारणी क्या होती है, दोनों एक अलग टॉपिक होते हैं। क्या होता है तो देखिएगा, बात करें बारंबारता वितरण की। पहला क्या है, बारंबारता वितरण। तो बारंबारता वितरण होता है अधिकतम आंकड़ों का क्या करना, वर्गीकरण। अधिकतम आंकड़ों का वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, बारंबारता वितरण। बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, उन्हें हम क्या कर सके, बांट सके, छोटे छोटे कॉलम्स बना सके, उन्हें अंकित कर सके या डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वो ही क्या कहलाता है, बारंबारता वितरण कहलाता है। इसे मैं सारणी में डालूं, यानी बारंबारता टेबल की बात करें तो बारंबारता सारणी क्या होती है, तो हम कह सकते हैं एक सूची में, यानी एक श्रेणी वाइज डालना, कॉलम वाइज उन्हें डिवाइडेशन करना ही क्या कहलाता है, बारंबारता सारणी कहलाती है। और ये जो बारंबारता सारणी होती है ये चर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, चर पे डिपेंड करती है। और चरों को हम क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल लिख रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खंडित या असतत चर। खंडित या असतत चर अर्थात डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल, इसे हम क्या कहेंगे, अखंडित। दोनों में फर्क क्या है तो सीधा देखिएगा। खंडित में हम कह सकते हैं यदि कोई मान है और वो पूर्णांकों में है, यानी एक कंप्लीट वैल्यू है, नंबरिंग है अपने पास में, उसे तो हम क्या कहेंगे, खंडित। ठीक है। और इनके मध्य में क्या पाया जाएगा, एक निश्चित अंतर पाया जाएगा, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। कैसे, उदाहरण के लिए हम बात करें, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी, कोई क्लास है उसमें कुछ स्टूडेंट है। अब अगर एक क्लास की बात हो रही है और उसकी तुलना में दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, एक निश्चित अंतर पाया जाएगा वहां पे। ठीक है। दूसरा मैं यहीं पे उदाहरण लूं, आवास में उपस्थित कशेरुकी प्राणी। ठीक है। अर्थात कोई एक आवास है, एक जगह है, एक पैलेस है, वहां पर अन्य कशेरुकी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो क्या सभी कशेरुकी निश्चित होंगे, क्या क्या जितने नर है उतनी ही मादा होंगी क्या। ठीक है। अगर जानवरों की बात करें, जितने कुत्ते हैं उतने ही हमारे पास में उसके अपेक्षा बिल्लियां होंगी क्या, या मोर होंगे क्या, या कोई पक्षी होगा क्या अपने पास में। तो ये सारे के सारे क्या है अपने पास में, कशेरुकी प्राणी होते हैं। क्या इक्वल होंगे, क्या नहीं, सभी में क्या पाया जाएगा, इनके निश्चित अंतर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, निश्चित अंतर पाया जाएगा। और इसके विपरीत अगर अखंडित की बात करें तो इसमें क्या होगा, मान जो होगा पूर्णांकों में भी हो सकता है और दशमलव में भी हो सकता है। पूर्णांकों में भी हो सकता है और किस में होगा, दशमलव में भी होगा। अर्थात 40.50, कितना है, 40.50। अब ये जो 0.50 हमने लिखा है इसको अपन 50 से अपर लेवल पे लिखते हैं, यानी 41। इसमें 51 भी डाल दिया, 52 भी डाल दिया, 53 भी डाल दिया, और लास्ट तक हमने क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया, और क्या लिख दिया, 41 लिख दिया। या मैं इसको लिख दूं 10 से 20। अब 10 से 20 में आप इक्वेशन निकालोगे तो 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, बढ़ाते जाओ, जहां तक 20 नहीं खत्म होता तब तक चलता रहेगा। तो ये टोटल वैल्यूज क्या है, उस 10 से और 20 के बीच में, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, पूर्णांकों के अतिरिक्त दशमलव में उपस्थित होता है, और जितने भी इसके अंदर मान है उन सबको क्या करता है, समाये रखता है, एक जगह रखता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अखंडित चर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखो, बारंबारता सारणी की बात थी, टेबल्स की बात हो रही थी, और इन टेबल्स को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। इसी के अकॉर्डिंग बात करें, एक होती है खंडित सारणी और एक होती है अखंडित सारणी।
खंडित सारणी और अखंडित सारणी, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों का सीधा सा अंतर होता है। खंडित सारणी जो होती है वो एक निश्चित वैल्यू पे निकाली जाती है, अखंडित सारणी होती है जो हमें निश्चित वैल्यू पर ना होकर के अनिश्चित वैल्यू पर निकाली जाती है। और देखो अखंडित के उदाहरण की बात करें, कोई किशोर है या कोई नर है जिसकी एज जो है 100 से 170 सेंटीमीटर तक ग्रोथ की है, तो क्या वो 100 से 170 पे डायरेक्ट पहुंचा? क्या नहीं पहुंचा। उसके बीच में उसने 110 सेंटीमीटर भी देखा है, 120 भी किया है, 130 पे भी आया है, 140 पे भी आया है, 150 पे भी आया है, तब जाकर के वो कहाँ पहुंचा है? 170 पे। ना कि 100 पे था और डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया? 170 पे। कभी भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, अपने पास में 100 से 170 के बीच की जितनी भी संख्याएं इन्वॉल्व कर रखी है वो किस में आ रहा है? अखंडित में आ रहा है। अब देखो सारणियां किस प्रकार बनाते हैं, तो सारणी बनाने के लिए हमें एक टेबल की आवश्यकता होती है। उस टेबल से हम पहले बात करें कि खंडित सारणी क्या होती है। देखो अखंडित के लिए तो हम फॉर्मूलेस की बात करेंगे, लेकिन खंडित के लिए हम एक सिंपल सी सारणी की बात करेंगे। उसका सीधा सा मतलब यह है, या तो आप उन जो संख्याएं आपके पास में दर्ज की है उन्हें या तो आरोही में ले लो या अवरोही क्रम में, या तो असेंडिंग में ले लो या डिसेंडिंग में ले लो, और उस प्रकार से हम उनको क्या करते हैं, एक सारणी का निर्माण करते हैं। और जितनी संख्याएं हमारे पास में आती है उनको काउंट करते जाते हैं, और उसके बाद में उनकी क्या बनाते जाते हैं? मिलान रेखाएं बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मिलान रेखाएं जो बनाई जाती है। इस खंडित का एक उदाहरण लेंगे, उससे समझेंगे कि क्या बारंबारता सारणी होगी। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए पास में, और क्वेश्चन बारंबारता सारणी से लिया गया। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई परिवार है, उसमें 50 सदस्य रहते हैं और सभी सदस्यों के दूरी के चश्मे लगाए गए हैं और उनकी आवर्धन क्षमता दी गई है, कितनी दूरी है कितनी नहीं है, और उन्हीं क्षमता के आधार पर हमें क्या बनानी है? बारंबारता सारणी बनानी है। और उस बारंबारता सारणी को बनाने के लिए 50 परिवारों की संख्या हमें दी, जिसमें जो दूरी है वो कुछ इक्वल वाइज दी गई है। तो यहां हम सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे जो इक्वल है। तो देखो हम यहां डिसाइड करें तो 0 हमारे पास में शो हो रहा है। क्या हो रहा है? 0। 1 हो रहा है 1, 1 हो रहा है 2, 1 हो रहा है 3 और 1 हो रहा है 4। इनको मैंने किस क्रम में लिखा है? बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है? बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। ऐसा नहीं मैं पहले 0 लिखूंगा, फिर 2 लिखूं, फिर 4 लिखूं, फिर 3 लिखूं। आएगा, क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन हम उसे देख नहीं पाएंगे। हमारा क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें या इसको घटते हुए क्रम में लिखें। किसमें लिखें? घटते हुए क्रम में लिखें। या तो यूं लिखे या यूं लिखे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से। ठीक है। और इसको करने के लिए क्या करना है? बारंबारता सारणी में मिलान रेखाएं बनानी है। और इन मिलान रेखाएं कब बनेंगी? जब हमारे पास में 0 की टोटल वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो 0 गिनो कितने हैं, तो यहां से हम 0 गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 0 है 9। कितने हैं? 9। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 1 2 3 4, 4 डंडी सीधी रहेंगी, और जो 5वां डंडा आएगा वो हमेशा क्या आएगा? तिरछा आएगा। क्या आएगा? तिरछा। 4 सीधी, 1 क्या रहेगा? तिरछा। उसी प्रकार 1 2 3 4, 9 हो गई। क्लियर बात है? 9 ही 0 हमारे पास में। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो हम यहां कितनी लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी में 9 लिख देंगे। उसी प्रकार 1 की बात करें तो 1 है 13 बार। कितनी बार है? 13 बार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहां कितनी लिख देंगे? 13। उसी प्रकार हम आगे देखेंगे तो 2 जो है 16 बार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारी बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 आप सीधी, 5वीं भी सीधी डाल दो, 6वीं भी सीधी डाल दो, बारंबारता सारणी गलत निकाल देगा। क्योंकि मिलान रेखाएं बनाने का तरीका जो है 4 सीधी 1 तिरछी। तो 16 लगा देंगे यहां पे। उसके बाद में देखें तो कितनी है? 10।
कितनी है 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी लिखे 10, 4 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ कितनी लिख देंगे 2, उसके बाद एप्सिलॉन करके इसका क्या कर देंगे टोटल, टोटल करके देख लो 13 9 22, 22 और 16 38, 10 कितना हो गया 48, 2 कितना हो गया 50, टोटल वैल्यू कितनी दी गई है ऊपर 50। तो ये क्या बन चुकी है अपने पास में एक फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई है। इसी प्रकार से हम बारंबारता सारणी को क्या करते हैं हल करते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट देखिएगा। खंडित सारणी की बात हो गई, अब करेंगे अखंडित की। अखंडित में हमने क्या कहा आपको कि जो संख्याएं होंगी वो अपने पास में किस में होंगी अनिश्चित वैल्यू होंगी, कितनी भी दे सकता है या दशमलव में भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अखंडित बारंबारता सारणी के लिए अपन को क्या करना है एक नियम लगाना है, और नियम किसका है स्टर्ज का, किसका है स्टर्ज का। और क्वेश्चन भी आता है कि स्टर्ज का नियम क्या है, तो आप सीधा लिख दो C बराबर 1 + 3.32 log n। ठीक है, अब देखो सीधी बात है क्वेश्चन करने का तरीका, वेहर लगाओ, C बराबर क्या होगा तो आप लिख दो नंबर ऑफ क्लास, वर्गों की संख्या। हमें क्या निकालना है वर्ग, क्या निकालना है वर्ग। C का मतलब क्या हो गया क्लास, N का मतलब क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या रहेगा ऑब्जर्वेशन, अर्थात अन्वेषणों की संख्या कितना हमारे पास में दिया गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, और एग्जाम्पल पे कहते हैं कि हमारे पास में कोई अन्वेषण और वो कितने हैं 1000 है, उसका हमें क्या निकालना है स्टर्ज के नियम के अनुसार अखंडित बारंबारता सारणी के लिए वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे C लिखा 1 + 3.32 लोग एज इट इज आ जाएगा, यहाँ n की जगह कितना लगा दे 1000, फिर क्या करेंगे 1 + 3.32 log 10, खोल के लिख दो इसको log 10 और गुणा में log 10, हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद क्या करना है 1 + 3.32, इसको मैं कैसे में डाल दूं प्लस में, तो क्या डालूंगा log 10 प्लस में log 10 और प्लस में log 10। करने के लिए क्या करना है 1 + 3.32 log 10 का मान 1, log 10 का मान 1 और log 10 का मान 1, 1 + 3.32 इंटू में कितना आ जाएगा 3, बराबर डाल दो, यहां कर देते हैं, चलो यहां कर देते हैं 1 + 9.96 कितना आ जाएगा 10.96 आ जाएगा। मैंने क्या कहा दशमलव में आ रहा है, अगर 50 से डाउन है, अगर ये 10.46 आता तो इसे हम कितना लिखते 10 ही लिखते, लेकिन ये कितना आ रहा है 50 से ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं C लगभग 11 की, अर्थात कितने वर्ग बनाने पड़ेंगे 11 वर्ग बनाने पड़ेंगे। किसके लिए अखंडित बारंबारता सारणी के लिए, किस नियम के द्वारा स्टर्ज के नियम के द्वारा, किस नियम के द्वारा स्टर्ज के नियम के द्वारा। हमेशा सूत्र ही लगाना पड़ेगा 1 + 3.32 log n, C का मतलब नंबर ऑफ क्लास यानी वर्गों की संख्या, n बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान रखते जाओ और क्वेश्चन हॉल होता जाएगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखिएगा बारंबारता सारणी के बाद में 2 टॉपिक और आते हैं, एक है वर्ग विस्तार क्लास इंटरवल, एक है वर्ग का मध्यमान क्लास मीन। क्लास इंटरवल और क्लास मीन में फर्क क्या है तो देखेंगे। अगर वर्ग विस्तार की बात कर रहे हैं इसे हम लिख दे अंतराल, कि 2 वर्गों के बीच में कितना अंतराल है, कितना मध्यमान और कितना अंतर आएगा दोनों के अंदर। तो देखिएगा सीधी सी बात है, अगर वर्ग का अधिकतम मान माइनस में निम्नतम मान, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है, और जितने वर्ग हमें बनानी है, जितनी क्लास हमें बनानी है उसका हमको क्या करना है डिवाइड करना है। कैसे तो देखो, मैं बात करूं छोटा सा उदाहरण ले लो कि रामू का वेट कितना है 80, रामू का वेट कितना है 80 माइनस
श्याम का वेट कितना है 30, रामू का वेट कितना था 80, श्याम का वेट कितना है 30 बटा वर्ग बनाने हैं, यानी इनके जैसे हमारे पास में कितने और आ सकते हैं, इनके जैसे कितने और आ सकते हैं, तो हम 5 बना दें। कितने बना दे 5 बना दे। अब 5 को लेके आ रहा हूं मैं, तो इसको क्या करूं सोल्व। 80 में से 30 निकालो 50 बचेगा, 80 में से 30 निकाले कितना बचा 50 बटा कितना आया 5, काट दो 5 एकम 5 और 0 की 0, कितना आ गया 10 आ गया। अब वर्ग कैसे बनाना है, तो 30 है 30 ले लो, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये क्या बन गया इनके वर्ग, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और 5। हमने कितने बनाने थे 5 बनाने थे। तो रामू की 80 थी, शाम की कितनी थी 30। इन दोनों के बीच में कितना बनेगा 5 आ सकते हैं, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 भी आएगा। तो ये हमारे पास में इनका क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा, अंतराल आ जाएगा। अब यहां देखो वर्ग का मध्यमान क्या कह रहा है, ये सीधी बात कह रहा है हाईएस्ट वैल्यू के अंदर लोवेस्ट वैल्यू को क्या कर दो ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो देखो राम और शामू से बात कर लेते हैं। तो हमारे पास लास्ट ग्रुप क्या था 72 80 था, तो रामू का कितने था 80 था और 72 कहां से आया था 30 का। अपने पास में इन दोनों को माइनस करने के बाद में जो इनका बीच का जो वैल्यू आया था वो 72 80 आया था। तो करना क्या है हाईएस्ट वैल्यू 80 प्लस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 70 बटा में कितना है 2, 150 हो गया, 8 7 15, 0 आ गई ऐसे कैसे बटा डिवाइड कितना करोगे 2, काट दो 2 7 14, बच गया कितना 1, 0 ले लेगा, 2 का डिवाइडेशन कर दो कितना आ जाएगा 5, 2 पंजू 10, 75 आ गया। ये इसका मध्यमान आ गया। अब आप कहोगे साहब 70 से 80 है, तो हमें तो पता है कि इसके बीच की संख्या 75 है, ये हमें पता है। अगर एग्जामिनर को दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका वर्ग विस्तार और वर्ग का मध्यमान कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था खंडित के लिए पढ़ा था, किसके लिए पढ़ रहे थे खंडित के लिए। अब ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ये किसके लिए ले रहे हैं अखंडित के लिए। किसके लिए ले रहे हैं अखंडित के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। अब हम कहेंगे साहब ये तो खंडित की वैल्यू दे रही है, अखंडित में कैसे तब्दील करें। तो सीधा सा है, अभी सूत्र बताया वर्ग विस्तार का, उससे निकाल लो। उससे नहीं निकालना चाहते हो तो सीधा सा देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 150। पूरे में नजर घुमा के देखो, नजर सबकी तेज है, पूरे में नजर घुमाओ, हाईएस्ट वैल्यू कितनी 150 माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है 100। अब यहां पे कहीं पर ये नहीं दे रखा है कितने वर्ग बनाने हैं, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो अपने पास में डिसाइड करो, पहले 150 में से 100 माइनस करो कितना है 50। अब वैल्यू देखो अपने पास में सभी में 5 का अंतर है, और काउंट करें तो 10 का भी निकाल लेंगे ना, अपने पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे दे नहीं रखा, हमें मानना है, और जो हम मानते हैं वो करते हैं, अगर जो नहीं मानेंगे वो करेंगे नहीं। भाई जो एक बार कमेंटमेंट करोगे वो करोगे, और नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, समझ रहे हो ना बात को। और आजकल के तो बच्चे बड़े हुए, एक बार जो कमेंटमेंट कर ली उसके बाद तो खुद की भी नहीं सुनते, ठीक है। अब सुनेंगे कैसे, क्योंकि हाथ ही उनका है। अब जब एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको करना है, तो आप कैसे भी करोगे, खुद का करोगे, दूसरों का नहीं है। तो खुद का करे तो हम पहले की जैसे यहाँ कितने लिख दे 5 बटा कितने कर दे 5, काट दे तो कितना आ गया 10। तो यहाँ कमेंटमेंट सही जा रही है आपकी, और कमेंटमेंट से हमने कितना निकाल लिया 10, अंतर कितना करना है 10 का। तो 100 है, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 और 140 से 150। तो देखो कमेंटमेंट भी हो गई, काम भी हो गया, मान भी लिया,
और हमारा सीक्वेंस भी बन गया। अब देखो 100 से 110 तक जितनी वैल्यू है इसमें वो किस में लिख देंगे, मिलान में। 110 से 120 तक कितनी वैल्यू है, कहाँ लिखेंगे, मिलान रेखा में। 120 से 130 तक कितनी वैल्यू है, वो किस में आएगी, मिलान में। तो देखो काउंट करें तो हमारे पास में लगभग 11 के समतल 100 से 110 की वैल्यू आ जाएगी। देखो काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है, 11। तो कर दो 1 2 3 4 और एक 5, तिरछा, ये तिरछा ही जाएगा, इसको सीधा नहीं डालना है, तिरछा ही जाएगा। 1 2 3 4 5 10, एक कितना हो गया, 11। यहां कितना लिख देंगे हम, 11 लिख देंगे। ठीक है, 110 से 120 को निकालो, 5 आएगा। 1 2 3 4 5 गिना हुआ है, 1 2 3 4 5। 110 काउंट नहीं होगा, अब कितना काउंट होगा, 115। तो 1 2 3 4 और एक 5। तो हम यहां कितने लिखेंगे, 5। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 4। 1 2 3 4, तिरछा लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चारों सीधे हैं, तिरछा डालना नहीं है, तो 4। अब कितना आ जाएगा, 6। 5 रे 6, यहां कितना लिख दो, 6। 1 2 3 4, इधर कितना लिख दो, 4। एप्सिलॉन कर दो, 11 और 5 16, 4 20, 6 26, 4 कितना हो गया, 30। एप्सिलॉन कितना आ गया, 30। संख्या को काउंट कर लो, क्या 30 है क्या, और इसको भी काउंट कर लो, कितना है, 30। अब यहां एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं और उसे हम लिखते हैं CF। क्या लिखते हैं, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता सारणी। अब संचयी बारंबारता सारणी को बनाने का तरीका होता है, किस प्रकार से बनाएंगे, जो हमारी फर्स्ट आवृत्ति है उसको एज इट इज लिख दो, जितनी है उतनी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहली आवृत्ति कितनी लिख दी, 11। अब दूसरे में क्या करना है, ये जो आपकी 11 है, तो 11 ये कितना है, 5। तो 11 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 16। पहली संचयी आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति का योग क्या आ जाएगी, दूसरी संचयी आवृत्ति। क्या करना है, 16 प्लस 4, दूसरी संचयी आवृत्ति और तीसरी आवृत्ति कितना आ जाएगा, 20। कितना आएगा, 20। फिर क्या करना है, 20 प्लस 6, थर्ड संचयी आवृत्ति और फोर्थ आवृत्ति कितना आ जाएगा, 26। और फिर क्या करना है, 26 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 30। ये हमारी क्या बन गई, CF बन गई। अगर CF की अंतिम वैल्यू और आवृत्ति की टोटल वैल्यू अगर सेम है तो आपकी CF बिल्कुल सही है। अगर दोनों में फेरबदल है तो उसको सही कोई करेगा भी नहीं, फिर वापस से चेक करो, वापस से काउंट करो, फिर सही करना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो आपकी CF बिल्कुल सही है, इसको कोई भी गलत नहीं निकाल सकता। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट